हेलो, आप लोग कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं संसार में जब व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं कल उसका फल उसे अवश्य मिलता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और इसी धारणा को कहीं ना कहीं हम लोग बनाए, इसी कंसेप्ट को बनाकर कुल मिला के हम लोग मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें, क्योंकि मेरा मानना है संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। आज मैं, जैसा कि मैं कुल मिला के कुछ प्राचीन काल में जो यात्री लोग आ रहे हैं, चाहे यूनानी यात्री की बात करें, चाहे चाइनीज यात्री की बात करें, अरबी लोगों की बात करें, ये हिंदुस्तान आ रहे हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं प्राचीन काल में बहुत ज्यादा समृद्धशाली है, यहाँ प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है, शक्तिशाली बहुत ज्यादा है, यहाँ की सांस्कृतिक कहीं ना कहीं एकता या भौगोलिक एकता अपने आप में जबरदस्त है, दुनिया में कुल मिला के टॉप क्लास का डिफेंस पावर हमारे पास है। ये सब चीज देखने के लिए दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं। और चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकालीन की बात को, चाहे आधुनिक भारत हो, जब ब्रिटिश शासन काल आ रहा है, तो बहुत से ट्रैवलर इस हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। मैं आज इसी क्रम में कुल मिला के कहीं ना कहीं एक कुछ नए यात्रियों के साथ जुड़ा हूं, और जिनका नाम है चीनी यात्री, जो चाइना से रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मेरे बोर्ड पर कुछ चीनी यात्रियों की चर्चा आप देख रहे हैं। तो आज मैं चाइनीज यात्रियों के विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। और यदि मैं चीनी यात्रियों की बात करता हूं तो भारत जो चीनी यात्री आ रहे हैं उनके आने का मकसद कुछ अलग भी है, क्योंकि जितने भी चाइनीज यात्री हैं वो विशेष रूप से बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हैं। और जब वो बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हैं तो स्वाभाविक रूप से जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं या भगवान बुद्ध के चरणों से जो जो स्थल भारत के पवित्र होते गए वो बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल बनते गए। और जब बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल बनते गए तो स्वाभाविक रूप से जितने भी चाइनीज यात्री हैं, चाहे वो फाइयान की बात करें, चाहे सुंगयुन की बात करें, चाहे भेनसांग की बात करें, चाहे चाओजू कुआ की बात करें, मातवान लिन की बात करें, चाओजू कुल मिला के कहने की माहुआन की बात करें, ये जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तान निश्चित रूप से इन बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। और साथ में बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जो भारत में हैं, उनको ले जाकर साउथ ईस्ट एशिया और अन्य दूसरी दुनिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का उद्देश्य है। इसमें अगर मैं कुल मिला के कहीं कहीं पहले यात्री की बात करता हूं, जो चाइनीज यात्री है, उसका नाम फाइयान है। और फा का अर्थ होता है धर्म और यान का अर्थ होता है आचार्य, यानी फाइयान का अर्थ ही है धर्माचार्य। और फाइयान साहब जब कुल मिला के चाइना से चले, बड़े यार कुल मिला के आप ये देखिए, ये लोग कितने करेजियस लोग थे, कितने साहसी लोग थे। कुछ समय कुल मिला के कहीं ना कहीं ना कोई बहुत ज्यादा आवागमन की सुविधाएं थी, ना ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था थी, लेकिन दिल में एक जुनून था, दिल में एक नशा था। और चाइना से वो निकल पड़ा कुल मिला के फाइयान। और अंततः आपको बताना चाहता हूं कि कुल मिला के चाइयान इस तरह से चाइना से होते हुए मध्य एशिया के मार्ग को पकड़ते हैं, और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया को होते हुए कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से इस रास्ते से, उज्बेकिस्तान के रास्ते से अंततः काबुल होते हुए वो पंजाब के अंदर प्रवेश करता है। आप जरा समझिए कि इस दुर्गम क्षेत्र में जब फाइयान यहां से निकल रहा है तो उसके साथ कुछ उसके साथी भी लोग थे। एक बीच में तो साथी बेचारे की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि आप देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था, पैदल ये लोग चल रहे हैं, आवागमन की सुविधाएं बिल्कुल प्रॉपर नाम पर नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे चल रहे हैं, और चलते हुए कुल मिला के काफी लंबे समय तक वो इस क्षेत्र में रहा है। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहा। वहां पर उसने बहुत से बिहार देखे हैं जहां बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, और बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म कुल मिला के यहां पर बड़ा फल फूल रहा है। लंबे समय तक रहने के पश्चात फाइयान अंततः पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत आने का चाइनीज यात्रियों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल है उनका भ्रमण करना, उनकी यात्रा करना, और उसके साथ में बौद्ध साहित्य को लेकर जाना। लेकिन ये जो यात्री आ रहे हैं बहुत लंबे समय तक रह भी तो रहे हैं। 399 में भाई साहब आए थे, फाइयान साहब 414 तक रहे।
तो ये जब लंबे समय तक ये भारत में रहते हैं तो भारत में रहते हुए भारत के विषय में जो कुछ देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं और उससे भारत के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे मैंने अभी कहा कि फाइयान इस प्रकार से स्थल मार्ग से, मध्य एशिया के मार्ग से, कुल के स्थल मार्ग से ऐसे भारत में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात अंततः थानेश्वर हरियाणा होते हुए कुल के भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद कुल के विभिन्न धार्मिक स्थलों की वो कुल के परिक्रमा कर रहे हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों में वो जा रहे हैं। वो कुल के कहीं ना कहीं संकिसा पहुंचे, वो श्रावस्ती पहुंचते। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में एक जिला है जो अभी जिला बना है बस्ती से कटकर। आपको मालूम होना चाहिए कि श्रावस्ती का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो अपने उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिया। भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स अगर कहीं थे, अनुयायी कहीं थे, तो वो श्रावस्ती में थे। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास अगर कहीं किया तो श्रावस्ती में किया। मैं आगे भगवान बुद्ध पर बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए। धीरे धीरे कुल के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोगों से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रमोट करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करेंगे उतना ही कुल के कहीं ना कहीं मेरे अंदर जुनून बढ़ेगा और मैं बहुत ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कुल के कहीं कहीं आपको मैटर कुल के विभिन्न टॉपिक पर कुल के आप लोगों के साथ टॉपिक तैयार करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा। मेरा उद्देश्य बस यही है कि कुल के आप लोगों तक सब चीजें पहुंचे, लेकिन आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इन बातों को नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद जो है अपने कर्तव्य का पालन करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस विषय को लेकर अगर बात करते हैं तो फाइयान की बात मैंने कहा, तो अंततः फाइयान कुल के संकिसा गए, फिर श्रावस्ती गए। श्रावस्ती भगवान बुद्ध का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है और यहीं पर कुल के श्रावस्ती का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। और अनाथ पिंडक ने अंततः जैतवन विहार जैत राजकुमार से खरीदकर 84 लाख स्वर्ण मुद्राओं में जैतवन विहार खरीद के भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। भगवान बुद्ध इस श्रावस्ती के जैतवन विहार में विश्राम करते थे। इस जैतवन विहार का दर्शन करने के लिए स्वयं फाइयान पहुंचा और उसने अपनी यात्रा विवरण में कुल के जैतवन विहार की चर्चा की है। वो बोधगया पहुंचता है, वो अयोध्या पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं सारनाथ पहुंचता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के जितने भी इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल थे, जो पवित्र स्थल थे, उन स्थानों पर फाइयान पहुंचते हैं। और अंततः इस समय आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र है वो पाटलिपुत्र है। कौन सा है? पाटलिपुत्र है। जिस प्रकार से आज दिल्ली भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। और पाटलिपुत्र में इस समय गुप्तों का सबसे ताकतवर सम्राट गद्दी पर बैठा है जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इस प्रकार से वो पाटलिपुत्र कुलना के फाइयान पहुंचते हैं। उसके बाद फिर वो कुलना के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए गए फाइयान, दोबारा फिर पाटलिपुत्र आए और कहीं ना कहीं फाइयान ने इस प्रकार से यहां पर रहते हुए भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पंजाब से वो आते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मध्य देश में पहुंचे। मध्य देश का मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जिसको हम मध्य भारत कहते हैं। और फाइयान मध्य देश के विषय में कहते हैं कि मध्य देश का लोग जो है कहीं ना कहीं बड़े ही सुखी और संपन्न है। यहां के लोगों का नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा है। यह देश ब्राह्मणों का देश है। इस प्रकार से मध्य देश की वो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वो यहां तक कहते हैं कि मध्य देश के जो लोग हैं इनका चरित्र बहुत ही कुलना के बड़े ही मोरल लोग हैं। ये लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर ना तो मांस खाते हैं, ना मदिरा पीते हैं, मदिरा मतलब वाइन, ना कुलना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लहसुन खाते हैं, प्याज खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं। ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। वो यहां तक कहता है, गुप्त शासकों की प्रशंसा वो करता है और वो कहता है यहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, यहां पर आर्थिक दंड दिया जाता है। यानी आपके ऊपर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, यानी पैसा आपसे लिया जाता है। इस प्रकार से वो आर्थिक दंड की बात करता है। वो यहां तक ये भी मध्य देश के विषय में कह रहा है कि यहां पर मैंने जब मध्य देश में, मध्य भारत में भ्रमण कर रहा हूं तो यहां पर मैंने किसी भी प्रकार का स्लॉटर हाउस नहीं देखा, यानी बूचड़ खाना नहीं देखा, मैंने कोई भी वाइन शॉप नहीं देखी। इस प्रकार से मध्य देश के विषय में बहुत सुंदर जानकारी कुलना के फाइयान साहब दे रहे हैं। वो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फाइयान ने भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी चीजों पर कुछ ना कुछ बात कही है, लेकिन वो भारत के राजनीतिक परिवेश में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में अपने समकालीन सम्राट के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है। कहीं पर भी फाइयान ये नहीं कहता कि मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में यहां पर मौजूद हूं।
तो इस प्रकार से फाहियान भारत में आते हैं और वो एक बहुत बड़ी बात कहता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहां के शासक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार हैं। वो यहाँ के उदारता की बात करता है कि यहाँ के लोग बहुत उदार थे, यहाँ का सम्राट जो है बहुत ही धार्मिक दृष्टि से उदार है। इसका मतलब यह है कि वो अन्य धर्मों के लोगों को भी कुल मिला के फलने फूलने का या उन्हें अपने धर्म का पालन करने का कुल मिला के करने का अधिकार है, क्योंकि कुल मिला के जो गुप्त शासक है वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति की प्रशंसा करता है। मैंने अभी कहा, वो कहता है कि मध्य देश के लोग कुल मिला के ना तो शराब पीते हैं, ना किसी भी प्रकार का किसी जानवर का मांस खाते हैं, लेकिन वो एक कहता है कि इसके अपवाद एक लोग हैं और वो है चांडाल। भारत के इतिहास में सबसे पहली बार किसी विदेशी यात्री ने चांडालों के विषय में बात किया है तो फाहियान है। और चांडालों कुलना के भारत में देखिए, चांडाल के कुलमान में मैं अभी कभी विवाह के संदर्भ में बताऊंगा, ये चांडालों का जन्म प्रतिलोम विवाह से माना गया है। प्रतिलोम भारतीय कुलना के सामाजिक संरचना में दो प्रकार के विवाहों की विवाह तो 8 प्रकार के हैं, लेकिन 2 अलग विवाह हैं। अनुलोम विवाह में जो वरपक्ष होता है, जो लड़का होता है, उच्च वर्ण का होता है, और प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा है, इसमें लड़की उच्च वर्ण की होती है। यानी चांडाल उनको कहा जाता है जहां लड़की ब्राह्मण हो और लड़का शूद्र हो। यानी लड़की ब्राह्मण है और लड़का शूद्र है, तो इन दोनों के मिलने से जिसका जन्म होगा वो चांडाल होगा। और फाहियान कहता है कि चांडाल नगरों के बाहर रहते हैं। नगर के अंदर अगर इनको घूमना है, नगर के अंदर आना है किसी आवश्यक चीज के लिए, तो इनको डंडा बजाते हुए आना पड़ता है, इनको आवाज देते हुए आना पड़ता है। इस प्रकार से चांडालों के विषय में फाहियान बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार से वो कहता है कि जो लेन देन का डेली का जो है कुल मिला के लेन देन जो वस्तु विनिमय है वो तो चल रहा है, लेकिन साथ में वो कहता है कि कौड़ियों का लोग यहां प्रयोग करते थे। वो कहता है यहाँ के लोग कौड़ी जो है आज भी हिंदुस्तान के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में चले जाओगे तो कुछ ब्लैक स्टोन चीज की होती है, वो दिन लेन में यूज की जाती है। तो कहता है यहाँ के लोग कौड़ियों का उपयोग जो है दिन लेन में करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि फाहियान यहाँ रहते हुए यहाँ के धार्मिक स्थिति के विषय में तो बता रहा है, बौद्ध ग्रंथों के विषय में तो कुल मिला के यहाँ के धार्मिक स्थिति के विषय में बता रहा है, बौद्ध लिटरेचर को कलेक्शन कर रहा है, बौद्धों का लिटरेचर लेकर उसको बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन साथ में मेरा यह कहने का मतलब है कि वो भारत के अन्य पक्षों की भी जानकारी दे रहा है। और कुल मिला के फाहियान उसके बाद अंततः पाटलिपुत्र दोबारा पहुंचते हैं और यहां से अब वो अपनी यात्रा कुल मिला के कहीं न कहीं कमबैक होने की करते हैं। फाहियान कुल मिला के कहीं न कहीं जिस मार्ग से आए थे उस मार्ग से नहीं गए, यानी फाहियान पाटलिपुत्र से सीधे चंपा गए, बिहार गए, और चंपा से फिर वो कुल मिला के बंगाल पहुंचते हैं। और बंगाल में एक कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट प्राचीन काल का बंदरगाह था जिसका नाम ताम्रलिप्ति है। वो ताम्रलिप्ति में लगभग 1.5-2 वर्ष हो रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जितने भी बौद्ध लिटरेचर लेकर गया था उनकी वो पांडुलिपियां तैयार कर रहा है, उनको लिख रहा है, वो कलेक्शन इकट्ठा कर रहा है। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह से अंततः वो कुल मिला के नाव पर बैठकर, यानी कि जल मार्ग से, इस प्रकार से वो यहां से कुल मिला के श्रीलंका पहुंचता है और श्रीलंका काफी लंबे समय तक रहा और फिर श्रीलंका से जल मार्ग के माध्यम से वो अपने देश वापस जाता है। प्रश्न आता है कि फाहियान किस मार्ग से आए? स्थल मार्ग से आए? किस मार्ग से गए? जल मार्ग से गए? किस बंदरगाह से गए? ताम्रलिप्ति से गए? कहां पर गए? श्रीलंका गए, और श्रीलंका से फिर कुल मिला के कहीं न कहीं वो वापस जाता है। इस प्रकार से फाहियान का जो यात्रा विवरण है वो भारत के विषय में बहुत सुंदर जानकारी देता है, ये मेरा मानना है। इसी प्रकार से एक और यात्री है सुंग्युन, और सुंग्युन जो है 512-13 के आसपास जो है भारत में आते हैं और कुल मिला के वो पूर्वी भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कुल मिला के एक और यात्री है जिसका नाम है भेनसांग, जिसको हम युआन चांग के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा हम लोग भेनसांग के विषय में पढ़ें कि भेनसांग साहब क्या कर रहे हैं। भेनसांग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तांग शासक जो है, तांग वंश के शासक है चाइना में, और इस प्रकार से यहाँ पर चाइना की अगर बात करते हैं तो यहाँ तांग लोगों का शासन है और यहाँ पर ये चंगन एक जगह है। इस प्रकार से मैंने कहा ना कि भेनसांग के भी आने का उद्देश्य क्या है? वही है, क्योंकि भेनसांग बौद्ध भिक्षुक बन चुका है, और जब बौद्ध भिक्षुक बन चुका है तो स्वाभाविक रूप से आपको मालूम होना चाहिए जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं निश्चित रूप से उसकी जिज्ञासा होगी कि भाई हमको भी जाकर कहीं न कहीं भारत का भ्रमण करना चाहिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखना चाहिए, वहाँ के कुल मिला के उपदेशों को, वहाँ के जितने भी किताबें वो लेकर आकर साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार करना चाहिए।
तो इस प्रकार से 629 ईस्वी में तांग शासकों की जो राजधानी चंगन है वो यहां से इस प्रकार से मध्य एशिया होता हुआ वो कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उज्बेकिस्तान पहुंचता है, वहां से ताशकंद होता हुआ, उज्बेकिस्तान ताशकंद आप जान ही रहे की है, तो इस प्रकार से ताशकंद होता हुआ इस प्रकार से भारत की तरफ मूव करता है और ताशकंद से नीचे समरकंद और समरकंद से नीचे वो काबुल पहुंचता है और काबुल पहुंच के अब धीरे धीरे वो भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है। यानी भेनसांग इस प्रकार से, मैंने क्या कहा कि तांग शासकों की राजधानी कुलना के चंगन से इस प्रकार से पहुंच रहे हैं और इस तरह से उस कुलना के, मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से उज्बेकिस्तान होते हुए, ताशकंद होते हुए, समरकंद होते हुए, काबुल होते हुए वो पंजाब से प्रवेश करते हैं और यहां पर हरियाणा में थानेश्वर में आके रुकते हैं। और थानेश्वर में जब ये भेनसांग साहब रुक रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां थानेश्वर में एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षुक हुए जिनका नाम था जयगुप्त, और जयगुप्त से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। यानी कि भेनसांग थानेश्वर के एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हैं जिनका नाम जयगुप्त है, जयगुप्त से शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात अंततः कुल मिला के इस समय हिंदुस्तान की जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन चुका है वो कन्नौज बन चुका है। वो क्या बन चुका है? वो हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता का केंद्र कन्नौज बन चुका है। वो अपने यात्रा विवरण में कह रहा कि पाटलिपुत्र का वैभव और सम्मान अब घट गया। यानी फाहियान के समय में जो पाटलिपुत्र भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था उसका वैभव और सम्मान घट चुका है, ये कह रहा है। और वो कहता है भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र अब कन्नौज बन गया है और कन्नौज में कुल मिला के इस समय हिंदुस्तान का एक बहुत ताकतवर सम्राट शासन कर रहा है जिसका नाम हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन को ये फीसे जाति का बताता है। फीसे का मतलब है कुल मिला के वैश्य जाति का। इस प्रकार से वो हर्षवर्धन को फीसे जाति का बता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हर्षवर्धन के समय में जब भेनसांग साहब आए तो यहां पर कुल मिला के कन्नौज में रहते हैं। उसके पश्चात वो विभिन्न क्षेत्रों में फिर ये भी गए, ये भी बोध गया गए, ये भी श्रावस्ती गए, ये भी सारनाथ गए, इस पाटलिपुत्र पहुंचे। इस तरह से विभिन्न कुल मिला के स्थानों का भ्रमण भेनसांग कर रहा है। भेनसांग असम की जो है कामरूप, असम को कामरूप कहते थे और कामरूप के शासक इस समय भास्कर वर्मन है, उनके दरबार में भी पहुंचा। और जब वो कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में था तो उसके बाद हर्षवर्धन इस समय बंगाल के अभियान पर है और उसको मालूम होगा कि कुल मिला के कहीं कि हालांकि इससे पहले वो कन्नौज जा चुका है, लेकिन फिर हर्षवर्धन को लगा कि यार ये बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो इसको अपने साथ लेता है और फिर कन्नौज लेकर आता है। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हर्षवर्धन कहते हैं कि हर्षवर्धन भेनसांग के प्रभाव में आने के पश्चात अब पूरी तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और कन्नौज में एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया जाता है जिसका लक्ष्य यही है कि भेनसांग को कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक ये सिद्ध करना कि भेनसांग एक बहुत ही योग्य और गुणी व्यक्ति हैं। इस प्रकार से कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता स्वयं भेनसांग को सौंपी जाती है। इस तरह से भेनसांग का सम्मान कुल मिला के करता है कौन? हर्षवर्धन। इसी प्रकार से हर्षवर्धन जो है प्रयाग में यानी संगम के तट पर वो हर 5वें वर्ष एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करता है जिसका नाम है महामोक्ष परिषद। ऐसी 6वीं परिषद में कुल मिला के कहीं ना कहीं हर्षवर्धन ने कुल मिला के इसको भी आमंत्रित किया था जिसका नाम भेनसांग है। तो इस तरह से भेनसांग बहुत लंबे समय तक भारत में रहे। वो नालंदा विश्वविद्यालय भी पहुंचे हैं और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कुल मिला के दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा था। जब यूरोप के लोगों को कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था यार, तब हमारे यहां वेद लिखे जा रहे हैं। हमारे यहां तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी है, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी है, वल्लभी जैसी यूनिवर्सिटी है। हमारे यहां लाखों जो है गुरुकुल चल रहे हैं। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत शिक्षा जगत में भी बहुत ऊंचाइयों पर था। प्राचीन काल में आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा हुए हैं, भास्कराचार्य जैसे लोग पैदा हुए हैं, वाराहमिहिर जैसे। मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा तो बड़ा डिटेल में इस बात को करना है मुझे। तो ये जो भेनसांग है इस प्रकार से कुल मिला के नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और 1.5 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि वहां के जो वाइस चांसलर थे, आचार्य थे, वो शिलभद्र थे। वो दक्षिण भारत में भी पहुंचता है और दक्षिण भारत में वो कांची तक गया। कांची के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक, उनकी प्रशंसा करता है। वो कुल मिला के कहने की वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया। तो इस प्रकार से भेनसांग दक्षिण भारत भी जाता है और फिर दक्षिण भारत से फिर वापस जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अंततः कुल मिला के जो इसका अंतिम स्थान है वो प्रयाग में है और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का जो आयोजन हुआ था उस आयोजन में ये भाग भी लेता है और भाग लेने के पश्चात वहां से वो अपनी वापसी यात्रा शुरू करता है। यहां पर भेनसांग की एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। भेनसांग अपने यात्रा विवरण में लिख रहा है कि भारत के लोगों की गंगा के प्रति अपार श्रद्धा है।
और वो कहता है कि क्योंकि संगम के तट पर उसने देखा, वो कहता है कि संगम के तट पर लोग गंगा के जल में डूबकर मरना स्वर्ग प्राप्ति के माध्यम मानते हैं। वो समझते हैं कि यदि गंगा में हम डूबेंगे, डूब के अपनी मृत्यु करेंगे यानी आत्महत्या करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वेनसांग कहते हैं कि गंगा के प्रति लोगों की बड़ी अपार श्रद्धा है। और थी भी बात आप जानते हैं, कुल मिला के मैंने बार बार कहा है कि गंगा का जल अपने आप में बड़ा ही पवित्र था। स्वयं मुगल सम्राट जहांगीर जो है जब हिंदुस्तान में रहे तो कहा करते थे कि मैं गंगा का पवित्र जल पीऊंगा, और तांबे के बर्तन में पिया करते थे। गंगा के प्रति कुल मिला के हमारी ही नहीं दुनिया के बाहर के लोगों की अपार श्रद्धा रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भौतिकवाद इस दृष्टि इतना बढ़ चुका है कि हम अपनी आस्था के केंद्रों को भूलते जा रहे हैं, और गंगा कुल मिला के लुप्त होने के कगार पर हो चुकी है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा गंगा को हमने पॉल्यूटेड कर दिया है। गंगा भी बेचारी ये कह रही है कि बेहाल है, बदहाल है, लाचार है गंगा, लगता है कुछ ही दिनों की मेहमान है गंगा। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं गंगा के विषय में स्वयं वेनसांग चर्चा करता है। और आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहां एक क्वेश्चन और बता दूं, आपके मध्य प्रदेश में कुल मिला के चंदेलों का बहुत बड़ा कुल मिला के साम्राज्य रहा है। चंदेलों की राजधानी कभी खजुराहो रही, कभी कालिंजर रही, कभी महोबा रही, और इसी चंदेलों का एक बहुत ताकतवर सम्राट हुआ धंग, और उस धंग ने कुल मिला के प्रयाग में संगम के तट पर डूबकर उसने अपने को सुसाइड कर लिया। उसका आत्महत्या करने का उद्देश्य था कि मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि वेनसांग भारत के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। इनके यात्रा विवरण को सीयू की के नाम से जाना जाता है। वेनसांग का यात्रा विवरण सीयू की है, और फायान का यात्रा विवरण जो है वो फोक्यो की है। थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, फायान के यात्रा विवरण को फोक्यो की कहते हैं। इस प्रकार से वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण सीयू की में भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। बस अब वेनसांग में और इनमें अंतर क्या है? वेनसांग के बहुत से नाम हैं। इनको कुल मिला के शाक्य मुनि भी कहा गया है, इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है, इन्हें नीति का पंडित भी कहा गया है। तो इस प्रकार से इनके बहुत से नाम हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हर्षवर्धन को स्वयं शिलादित्य कहते हैं। इस तरह से वेनसांग जो है अब अंततः कुल मिला के मैंने अभी कहा कि जो प्रयाग में कुल मिला के महामोक्ष परिषद हो रही थी, यहां पर इन्होंने अपनी अंतिम विदाई हर्षवर्धन से ली है, और यहां से अब अपनी ये वापसी यात्रा जो है जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से कर रहे हैं। फायान स्थल से आए थे और जल से गए थे, आपको मैंने अभी बताया था। लेकिन ये भाई साहब जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से कम बैक कर गए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फायान अपने आप में और वेनसांग चाहे सुंगयुन, इन्होंने बहुत कुछ भारत के विषय में लिखने का प्रयास किया है, और इनकी तुलना के डिस्क्रिप्शन से, इनके विवरण से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से एक और यात्री की बात करें, इत्सिंग। और देखिए इत्सिंग साहब जब आए तो 673 ईस्वी में। अगर प्रश्न आ जाए कि ये जो वेनसांग आ रहा है किस दर्रे से आ रहा है, किस पास से आ रहा है, तो आप कहेंगे खैबर दर्रे से। खैबर, जितने भी लोग आ रहे हो खैबर पास से ही आ रहे हैं, आप ध्यान रख लेना कि कुल ना के कहने के अफगानिस्तान के पास ये खैबर दर्रा है, इसी रास्ते से आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए यार। सीयूकी का मतलब क्या है? तो कुल ना के पश्चिमी संसार का विवरण। कहीं ऐसे लिख के आ जाए पश्चिमी संसार का विवरण तो आप कहोगे सीयूकी। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से इत्सिंग का कुल ना के डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं 673 AD के आसपास आते हैं। काफी लंबे समय तक ये भी भारत में रहे। लेकिन ये आए कैसे? ये जलमार्ग से आए। ये साउथ ईस्ट एशिया से ऐसे जलमार्ग से आते हैं। कौन? इत्सिंग। इत्सिंग साउथ इंडिया से ऐसे इस प्रकार से जलमार्ग से पहुंचे हैं, और इस प्रकार से इत्सिंग बहुत लंबे समय तक यहां रहे, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में बहुत सुंदर चित्रण किया। और मैंने अभी कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय में हो रही है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के समय में की जा रही है। मैं इन पर एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, आप लोग घबराइए नहीं, बस आप लोग मुझे शक्ति देते रहिए जिससे मैं भी नशे में रहूं, क्योंकि नशे से ही दुनिया में यार बड़े से बड़ा काम हो पाएगा। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं। बिना नशे के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नशे में बने रहो, पूरी तरह से पढ़ाई में लगे रहो, डूब जाओ। मैंने कल भी कहा यार, दुनिया में कुल ना के क्या फालतू चीजों से मोहब्बत करना, क्या फालतू चीजों से इश्क करना। अरे मोहब्बत और इश्क करना है तो अपने लक्ष्य से करो यार। मोहब्बत और प्रेम करना तो अपनी किताबों से करो, क्योंकि साला मैंने कहा कि अगर किताबों से मोहब्बत भी होगी और बेवफा भी निकल जाएगी तो यार तकदीर बनाकर चली जाएगी। यह मोहब्बत होती है।
और कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी। इसीलिए मेरे भाई कुल मिला के आप लोगों से बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे कुल मिला के फुली कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, कुछ कर जाओ। कुल मिला के कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं मगर जिंदगी जियो की दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इस तरह की सोच आप बनाकर काम करिए। और इस तरह से मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रसिद्ध ये सिंह साहब आए तो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से एक मातवानलीन आता है 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। जब हर्षवर्धन कन्नौज के सम्राट बने तो हर्षवर्धन पूर्वी भारत को जीत रहे हैं। तो ये मातवानलीन जो है हर्षवर्धन के पूर्वी भारत के अभियान की बहुत लंबी चर्चा करता है। कौन करता है? ये मातवानलीन। ये प्रश्न आ चुका है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि चोल लोगों ने कहां शासन किया? जो चोल लोगों ने दक्षिण भारत में शासन किया है। तो चोलों ने जब दक्षिण भारत में यहां पर शासन किया है तो चोलों की जानकारी, क्योंकि मैं बताऊंगा चोल चेर पांड्य और उसके बाद 9वीं शताब्दी में चोल दोबारा आ रहे हैं। तो जब चोलों ने भारत पर शासन किया है तो चोलों की जानकारी देने वाला जो चीनी कुल मिला के कहीं न कहीं एक तरह से यात्री है, उसका नाम है चाउ जू कुआ। कहीं प्रश्न आ जाएगी कि वो कौन सा चाइनीज यात्री था जिन्होंने चोलों के विषय में जानकारी दी है, तो उसका नाम चाउ जू कुआ है। ये प्रश्न बन चुका है। इसी प्रकार से जब विजयनगर स्थापित होगा मध्यकालीन भारत में तो विजयनगर में कुल मिला के एक यात्री आएगा जिसका नाम है माहुआन। कहीं प्रश्न आ जाए कि वो कौन सा चीनी यात्री है जो विजयनगर आता है और विजयनगर के विषय में लिखता है, तो उसका नाम माहुआन है। मैंने अभी आपको कहा ये चीनी यात्री कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मान के चलिए भारत के विषय में बहुत कुछ कहीं ना कहीं अपना विवरण दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और भारत के विषय में जो कुछ लिख रहे हैं उससे प्राचीन भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को कुल मिला के मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी। मैं आगे इसी प्रकार से यात्रियों के ऊपर चर्चा करूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आएंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और फिर नए सिरे से टॉपिक शुरू किया जाएगा। आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुनून और नशे के साथ मुझे सुनते रहिए और कुल मिला के कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा अपने कुल मिला के कहीं के जहन में बनाते रहिए, क्योंकि सब धर्म पीछे हैं लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तभी मैं सुरक्षित हूं और मैं सुरक्षित हूं तभी मेरा धर्म और संस्कृति सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रवि जल्दी आ।